आज की क्लास के अंदर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से टैली के अंदर जर्नल वाउचर क्या होंगे, क्यों यूज किए जाते हैं, इनकी क्या जरूरत पड़ेगी, ऐसी बेसिक चीजों के बारे में वन बाय वन एक एक चीज करके हम लोग जरूर देखने वाले हैं। तो देखते हैं आज की क्लास के अंदर जर्नल वाउचर जो कि F7 बटन से एक्टिवेट होता है। यानी ऐसे वाउचर का उपयोग हम उस समय करते हैं, माल जल गया, चोरी हो गया, खराब हो गया, डेप्रिसिएशन लगाना है, सेल्स रिटर्न हुआ, परचेस रिटर्न हुआ और कई प्रकार का एडजस्टमेंट। यानी आप बिजनेस में डेप्रिसिएशन टाइप की एंट्रियां जब करेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि जर्नल क्या है। अब मैं इनको रूल्स नहीं बोल सकता हूं, जो मैं अभी आज आपको बताने वाला ये रूल्स नहीं है, ये एंट्री ही है, पर लगती कैसे है कि जैसे नियम है। तो आज हमने क्या करा है, उन्हीं जर्नल वाउचर के लिए एक बेसिकली सिस्टेमेटिक कुछ एंट्रियां बनाई है, जिस टाइप की एंट्री आपके रियल लाइफ में, आपके बिजनेस में, जब आप रियल लाइफ में काम करेंगे ना, तो वहां आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। इसलिए उन सब चीज़ों को, उन सब बारीकियों को स्टेप बाय स्टेप जरूर पढ़ें और मेरी हर वाउचर एंट्री को जब भी आप लोग प्रैक्टिस करें, कोई भी डाउट हो, आप 2 नहीं 10 बार देखिए और धीरे धीरे आप प्रैक्टिकल कीजिए। इतना करने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि जर्नल वाउचर किस तरीके से उपयोग किए जाते हैं। आगे शुरू करते हैं। आज हमने क्लास को ये इस टाइम इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ पर हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम जो होती है हम उसको आज ही क्लियर कर लेंगे। थोड़ी क्लास भले लंबी हो जाएगी बट ठीक है, चलेगा। अब हम आगे शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले जर्नल वाउचर की जब हम शुरुआत करते हैं तो पहले हमने कुछ कंडीशन लिख के रखी है, टाइटल भी लिख के रखा है कि जर्नल वाउचर एंट्री कब कब होने वाली है। तो पहली कंडीशन, जब जर्नल वाउचर एंट्री होने वाली है, उसकी पहली कंडीशन, हमने क्रेडिट नोट और डेबिट नोट पढ़ा था लास्ट टाइम हमने कुछ टॉपिक के अंदर। हमारा यहां पर इंपॉर्टेंट है बेचा गया माल कस्टमर से वापस आने पर। यानी कि मैंने जब कस्टमर को माल बेचा था, कस्टमर को माल मैंने, अब जी इसको जब आप वाउचर एंट्री करेंगे, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, मैंने कस्टमर को माल बेचा था, कोई 10 पीस बेचे थे, उसमें से उन्होंने मुझे 2 पीस टीवी वापस कर दिए। अब अगर मैं उसको क्रेडिट नोट देता तो फिर मैंने आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट पढ़ा दिया, पर वो कस्टमर आके मुझे बोलता है सर ये आपके 2 पीस वापस रखिए, मुझे नहीं चाहिए, आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए। मैंने उसको पक्का बिल भी नहीं दिया था। कोई बात नहीं, आप क्या एंट्री करेंगे, डेबिट करेंगे सेल्स रिटर्न, मतलब मैंने माल बेचा था, उसने माल वापस कर दिया, तो जब माल मेरे पास आया जिस रेट पे बेचा था उसी रेट पे मैंने वापस लिया, तो डेबिट होगा सेल्स रिटर्न, डेबिट होगा सेल्स रिटर्न, एंड क्रेडिट होगा उस कस्टमर का नाम जिसने मुझे माल वापस करा। तो यहां पर जो एंट्रियां होगी, यहां पर जो एंट्री होगी वो याद रखिएगा इस तरीके की होती है, डेबिट सेल्स रिटर्न। और जैसे आप सेल्स रिटर्न बटन दबाएंगे तो कंप्यूटर मुझसे पूछेगा कि आपने कौन कौन सा माल बेचा था जो वापस आएगा, वो माल का यहां पर मुझसे आइटम की लिस्ट पूछेगा कंप्यूटर, जो मैं आपको प्रैक्टिकल के समय दिखाऊंगा। तो याद रखिएगा, अगर मैंने कस्टमर को माल बेचा था, उसको माल में कुछ मिस्टेक लगी, उसने माल मुझे वापस किया, तो एंट्री होगी डेबिट होगा सेल्स रिटर्न, क्रेडिट होगा उस कस्टमर का नाम जिसने मुझे माल वापस करा। ये एंट्री जो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। अब आता है कंज्यूमर ने तो मुझे वापस कर दिया, कस्टमर ने तो मुझे वापस कर दिया, अब वो माल मैं मेरे यहाँ नहीं रखूंगा, मैं अपने सप्लायर को वापस करूंगा। तो जब ये वो माल अपने सप्लायर को वापस कर देते हैं जिससे मैंने माल खरीदा था, अगर मैं उसको वापस करूंगा तो डेबिट आ जाएगा उस सप्लायर का नाम, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और क्रेडिट आ जाएगा परचेस रिटर्न। और यहाँ भी आप परचेस रिटर्न करेंगे तो मेरा कंप्यूटर पूछेगा कौन कौन सा आइटम आपने वापस करे। तो जिस रेट पे हम माल को परचेस करते हैं
उसी रेट पे हम सप्लायर को वापस करते हैं, जिस रेट पे हम माल कस्टमर को बेचते हैं उसी रेट पे वापस लेते हैं। तो याद रखिएगा, सेल्स रिटर्न एंड परचेस रिटर्न। सेल्स रिटर्न की बात करें तो ये कस्टमर मुझे वापस करता है, और परचेस रिटर्न की बात करें तो हम अपने सप्लायर को वापस करते हैं। इस तरीके से हमारी पहली एंट्री यानी एंट्रियां दो है, जिसमें सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक ही स्क्रीन के ऊपर जो कंबाइन चलती है, जो अपोजिट चलती है, जो एक दूसरे की अपोजिट एंट्रियां होगी, वो मैंने आपको बताया। इस चीज को अभी हम लोग प्रैक्टिकल भी देखेंगे जर्नल के, वहां पर भी आपको ये चीजें क्लियर होगी। जब भी हम किसी को बेचते हैं माल, और बेचा गया माल जब भी हमारे पास कस्टमर से वापस आता है तो उसे बोला जाता है सेल्स रिटर्न, और जब भी हम अपना माल अपने सप्लायर को वापस कर देते हैं तो उसे बोला जाता है परचेस रिटर्न। इस तरीके से ये दो एंट्रियां मेरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं हम। अब नेक्स्ट एंट्री है रिलेटेड टू असेट्स। अभी तक आप इतने दिन से एंट्रियां करते आए हो। आपने एक चीज देखी थी, मैंने लैपटॉप खरीदा तो डेबिट करते थे लैपटॉप, क्रेडिट करते थे कैश, और एंट्री करते थे हम पेमेंट में। अगर मैंने कस्टमर को लैपटॉप बेचा तो डेबिट करते थे कैश और क्रेडिट करते थे लैपटॉप, ये भी आपने देखा। परंतु वो दोनों एंट्रियां जो थी वो कैश क्रेडिट कैश की एंट्रियां थी, जिसमें एक अकाउंट कैश इफेक्टिव था। मतलब अगर मैंने माल खरीदा तो मेरे पास से पैसा गया नगद, और मैंने माल बेचा तो मेरे पास पैसा आया। परंतु अब जो एंट्री है, इस एंट्री को हम बोलेंगे परचेस और सेल में जाएगी, असेट्स परचेस में ही जाएगी, पर इस एंट्री को हम उधार खरीदना उधार बेचना करते हैं। जब भी हम उधार कोई फिक्स्ड असेट्स परचेस करेंगे या फिर उधार फिक्स्ड असेट्स बेचेंगे, उस कंडीशन पे आपको करना है जर्नल एंट्री। तो देखिए, किसी भी कंपनी से उधार संपत्ति को खरीदने पर, किसी भी कंपनी से उधार संपत्ति को खरीदने पर क्या एंट्री होती है समझिएगा। मैंने मान लीजिए एक कंपनी, सप्लायर का नाम ABC कंप्यूटर से लैपटॉप खरीदा। मैंने ABC कंप्यूटर से लैपटॉप खरीदा तो क्या होगा, मेरे घर लैपटॉप आया और ये कहलाएगी मेरी फिक्स्ड असेट्स। फिर भले लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, टीवी है, प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कोई भी फिक्स्ड असेट्स अगर मैं परचेस करूंगा तो डेबिट होगा फिक्स्ड असेट्स का नाम, और क्रेडिट हो जाएगा जिस सप्लायर से मैं माल खरीदूंगा उसका नाम। मान लीजिए मैंने हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड मुंबई से माल खरीदा तो ये कहलाएगा मेरा सन्ड्री क्रेडिटर्स, याद रखिएगा। और ऐसी एंट्री को बोला जाता है उधार या क्रेडिट। मतलब यहां सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपसे नगद खरीदता तो फिर यहां पर पार्टी का नेम नहीं आता, केस आता, और केस आने के साथ साथ फिर ये एंट्री हम करने को जर्नल में भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर इस एंट्री को हम ऑलरेडी पेमेंट में सीख चुके हैं कि जब भी कोई असेट्स नगद खरीदते हैं तो पार्टी पहले आ जाएगा, डेबिट होगा असेट्स का नाम, क्रेडिट होगा केस। परंतु मैंने उधार परचेस किया, क्रेडिट परचेस किया, यहाँ लिखा है क्रेडिट, तो ऐसी कंडीशन पे डेबिट आ जाएगा असेट्स का नाम, क्रेडिट आ जाएगा उस सप्लायर का नाम जिससे आपने खरीदा। ठीक अपोजिट उसी प्रकार से किसी व्यक्ति या कंपनी को उधार संपत्ति बेचने पर, मान लीजिए मैंने कस्टमर का नाम था सागर सेल्स, कंपनी का नाम है सागर सेल्स, और मैंने मेरे पास का लैपटॉप बेचा तो क्रेडिट हो जाएगा लैपटॉप, यानी जो खरीदा वो आपने बेचा। परंतु जब भी यहां पर पार्टी का नाम आए, कभी भी एंट्री के अंदर पार्टी का नाम आए तो समझ जाइए वो एंट्री क्रेडिट किए, उधार किए, और उस एंट्री को आप जर्नल के अंदर जाके कर दीजिएगा। अक्सर यही होता है, और अकाउंटिंग में नियम भी होता है, जब किसी एंट्री के अंदर नगद शब्द नहीं लिखा है और किसी न किसी पार्टी का नाम लिखा है तो ऐसी एंट्री को क्रेडिट एंट्री कहा जाता है। तो ये मैंने आपके सामने
क्रेडिट एंट्री बता दी। तो जब भी आप उधार असेट्स खरीदें या उधार असेट्स बेचें तो आप इस मेरी एंट्री को जरूर देखें, जरूर समझें और गलती करने से जरूर बचें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री, वो नेक्स्ट एंट्री क्या है? किसी भी कस्टमर के द्वारा रुपया देने से मना करने पर। एक चीज आपने देखी होगी कि यहां पर हर एक एंट्री के अपोजिट है, हर एंट्री एक दूसरे के उल्टी है। कैसे? मैंने आपके सामने सेल्स रिटर्न हुआ, फिर हमने परचेस रिटर्न करा, पहली कंडीशन कंप्लीट हुई। सेकेंड कंडीशन में हमने क्या करा? उधार संपत्ति खरीदी, उधार संपत्ति बेची। अब क्या हो रहा है? बेड डेप्स, यानी कि किसी कस्टमर ने पैसा देने से मना कर दिया, और जब भी कोई कस्टमर हमें पैसा देने से मना करता है तो ऐसी एंट्री को हम बेड डेप्स एंट्री बोलते हैं। और बेड डेप्स एंट्री को एक दूसरे के आप अपोजिट में हम लेते हैं। तो बेड डेप्स में क्या होता है? मान लीजिए किसी कस्टमर के द्वारा रुपया देने से मना कर दिया, किसी कस्टमर ने बोला मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, ऐसी कंडीशन पे डेबिट होगा बेड डेप्स, हिंदी में इसको बोलते हैं डूबत ऋण, किसी ने डुबाया तो डेबिट हो जाएगा बेड डेप्स, और क्रेडिट उस कस्टमर का नाम आएगा जिसने हमारा पैसा डुबा दिया। मान लीजिए एग्जांपल के समय डेबिट हमने कर दिया बेड डेप्स, और क्रेडिट आ जाएगा उस कस्टमर का नाम जिसने आपका पैसा डुबाया। मान लीजिए मयंक ने डुबाया तो यहां आ जाएगा मयंक। डुबाने का मीनिंग ही होता है किसी ने देने से मना करा। अकाउंटिंग में इसका वर्ड होता है डूबत ऋण। तो हमारा पैसा किसी ने डुबा दिया तो डेबिट हो जाएगा बेड डेप्स, और क्रेडिट आ जाएगा उस कस्टमर का नाम जिसने हमारा पैसा डुबा दिया। आगे बढ़ते हैं। किसी भी व्यक्ति या कंपनी से बेड डेप्स का रुपया आने पर, रिकवर होने पर, मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति को, मान लीजिए इस व्यक्ति ने मेरा 10,000 रुपया डुबा दिया था, मतलब 10,000 रुपया देने से मना कर दिया। अब क्या हुआ? कुछ दिनों बाद उसको ऐसा लगा कि मेरे को पैसा देना चाहिए, जरूरी है। तो ऐसी कंडीशन पे उसने मुझे आके क्या करा? उसने मुझे आकर 10,000 रुपये में से 8,000 रुपया दे दिया। तो 8,000 रुपया डेबिट कैश हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा हमारा बेड डेप्स रिकवर, और इसे बोला जाता है इनडायरेक्ट इनकम। अब मेरा 10,000 रुपया P&L अकाउंट के अंदर डूब गया था जो आने वाला नहीं था। अब उसमें से क्या हुआ? 8,000 रुपया वसूल हो गया, तो ये जो डूबा हुआ पैसा था कम हो गया। इसका मतलब है कि जहां पर 10,000 रुपया डूब रहा था बेड डेप्स में, उस 10,000 रुपये में से 8,000 रुपया मेरा रिकवर हो गया। अब ये मान के चलेंगे कि 2,000 रुपये का ही मुझे लॉस हुआ, ये बच गया। तो हम इसी एंट्री को बोलते हैं बेड डेप्स एंड बेड डेप्स रिकवर। यानी किसी व्यक्ति को आपने माल बेचा था, उसने कुछ पैसा दे दिया और कुछ पैसा देने से मना कर दिया, तो जो मना कर दिया उसे हम लोग बेड डेप्स बोलते हैं, और उसमें से कुछ पैसा आ गया तो बेड डेप्स रिकवर। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट में अगली एंट्री मिलने वाली है किसी कस्टमर के द्वारा, ये तो हमने कर लिया। नेक्स्ट अपन जाते हैं, अगला है किसी वस्तु के ऊपर डेप्रीसिएशन लगाने पर। अब डेप्रीसिएशन क्या होता है? इसको बोला जाता है मूल्यह्रास। क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि आप एक मोबाइल लेके आते हो, कुछ दिनों बाद अगर आपको उस मोबाइल को बेचना रहता है तो आप कुछ पैसे कम में मोबाइल को बेच देते हो। तो इसी प्रकार से हम थोड़ा लॉस उठा के बेच देते हैं। इसी प्रकार से बेड डेप्स होता है कि अगर मैंने कोई वस्तु खरीदी थी, अब उस वस्तु को मैंने क्या कर दिया, वो वस्तु किसी कारण से मेरे को अभी मैंने उस पर क्या बोला, मान लीजिए एसी खरीदा 50,000 रुपये का। अब 50,000 का एसी खरीदा, पहले साल मैंने क्या करा, उसे दिखा दिया 50,000 का। अगले साल में जाऊंगा तो उस पर 10% डिप्रिसिएशन लगाया। तो अगर मान लीजिए 50,000 का एसी था, एक साल बाद उसको मैं दिखाऊंगा 10,000 कम, मतलब 40,000। बेड डेप्स एक प्रकार से किसी वस्तु की कीमत का घट जाना। तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन, जो भी होगा ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहां कर देंगे फिक्स्ड असेट्स का नाम। अगर आपको एसी करना है, अगर आपको लैपटॉप करना है, आपको प्लॉट कर, ये यहां पर हम जाएंगे। मान लीजिए इसके साथ में अभी एसी, लैपटॉप, टीवी, मोबाइल, किसी भी एसेट्स का नाम आप ले सकते हो, तो इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब क्या हुआ, डेप्रिसिएशन का मतलब हुआ एक प्रकार से लॉस हो गया।
यानी कि 50,000 की चीज के ऊपर 10,000 रुपया उसकी कीमत घट गई तो वो हो गया डेप्रिसिएशन। कुछ इसके रूल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स या डिवाइसेस में या और कुछ वस्तु में कि पहले साल इतना % घटता है, दूसरे साल इतना होगा, तीसरे साल इतना होगा, फिर आप अपने बैलेंस शीट में इसको डेप्रिसिएशन को P&L अकाउंट में डेप्रिसिएशन को शो नहीं करवा सकते। तो डेप्रिसिएशन जो अकाउंट होगा वो एक्सपेंसेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा। वो लैपटॉप मेरी फिक्स्ड असेट थी जो 50,000 का था, अब अगर 10,000 लगाया तो बैलेंस शीट में केवल 40,000 रुपया शो करेगा। ये प्रैक्टिकल में जरूर देखिएगा और अक्सर इस एंट्री की जरूरत होती है। तो बेड डेप्स एक खर्चा है 2 महीने तक। तो डेप्रिसिएशन आपका ये आ गया। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है इसको किसी भी वस्तु की कीमत का घट जाना, और हिंदी में बोला जाता है इसे मूल्यह्रास। मूल्यह्रास ये इसे कहा जाता है। नेक्स्ट आएगा किसी भी वस्तु फिक्स असेट्स पर एप्रिसिएशन वैल्यू ऐड करने पर। अब क्या होता है, प्लॉट यानी कि अगर लैंड को बोला जाता है जमीन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, हम फिक्स्ड असेट्स बोलते हैं, पर कभी भी याद रखिएगा किसी भी फिक्स्ड असेट्स मतलब सभी पे लग रही है, पर लैंड एक ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, कभी भी हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। लैंड के ऊपर हमेशा एप्रिसिएशन होता है, हमेशा उसकी कीमत बढ़ती है। तो जब भी किसी वस्तु की कीमत बढ़ गई, किसी एसेट्स की कीमत बढ़ी, तो डेबिट हो जाएगा प्लॉट, क्रेडिट हो जाएगा एप्रिसिएशन इनडायरेक्ट इनकम। अब एप्रिसिएशन की एंट्री हम उस समय करेंगे जब हमारा जो लैंड होगी उसको हम लोग जब बेचते हैं, उस समय जो बढ़ी हुई कीमत कहलाएगी वो कहलाएगी एप्रिसिएट। वैसे भी अगर आप एक प्लॉट खरीद लेते हैं, साल भर बाद उसमें 10, 20, 50,000 की जो इंक्रीज होता है, वैल्यू इंक्रीज होती है, तो उसी इंक्रीज वैल्यू को अकाउंट की भाषा में एप्रिसिएशन कहा जाता है, और ऐसी एंट्री को हमें अकाउंटिंग में जर्नल में करना पड़ता है। तो ऐसी प्रकार की एंट्रियां ये हो गई। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके की एंट्रियां बहुत छोटी छोटी सी होती है, पर इनको आना जरूरी है। अगली एंट्री है किसी भी वस्तु के जलने पर, चोरी हो जाने पर, खराब होने पर। यानी कि ये सब चीज किसी भी एक वस्तु की कीमत मतलब कोई वस्तु जल गई तो उसे खर्चा बोलते हैं, लॉस बाय फायर। मान लीजिए कोई माल वस्तु चोरी हो गई तो उसे बोला जाता है लॉस बाय थेफ्ट, और अगर कोई माल खराब हो गया, डैमेज हो गया, तो उसको बोलते हैं लॉस बाय डैमेज। और ये जो भी माल हमारा लॉस हुआ है, जिस कीमत पे खरीदा गया है उसी कीमत पर हमें वैल्यू इंक्रीज करना है। तो जैसे हम परचेस करेंगे, परचेस आपने देखा है हमेशा डेबिट होता है, डेबिट से स्टॉक बढ़ता है, पर यहाँ क्रेडिट करने के पीछे हमारा मकसद होता है कि अब क्या करेगा, उसकी वैल्यू घटेगी। क्या हो जाएगा, अगर मैंने मान लीजिए 10 कोई भी चीज खराब हो गई, मान लीजिए मैंने 100 बोरी सीमेंट खरीदी थी, मान लीजिए उसमें से 10 बोरी सीमेंट खराब हो गई, तो जैसे ही मैं परचेस करूंगा तो यहां पर पूछेगा कि क्या माल खराब हुआ, तो उस समय मैं डाल दूंगा 10 बैग सीमेंट, जैसा कि अपन परचेस में करते हैं वैसा। तो इस तरीके से ये होता है हमारा एक जर्नल एंट्री। दूसरा, किसी वस्तु को दान में देने पर, सैंपल में देने पर, तो ऐसी कंडीशन पर डेबिट हो जाएगा चैरिटी या डेबिट हो जाएगा सैंपल। ये दोनों हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है, और क्रेडिट हो जाएगा परचेस। फिर वही बात आ गई, जब आप एंटर करोगे तो पूछेगा आपने क्या क्या वस्तु दान में दी, क्या क्या वस्तु आपने सैंपल में दी, इन दोनों चीजों को आप कर लेंगे। और आखिरी प्रकार का होता है अपने ही बिजनेस से स्वयं के उपयोग के लिए कोई ना कोई वस्तु लेने पर। जैसे कई बार क्या होता है, अगर मैं पैसा ड्राइंग करूंगा, तो डेबिट हो जाएगा अपनी दुकान से। अगर मैंने पैसा लिया तो डेबिट हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट, क्रेडिट हो जाएगा कैश। इसका मतलब मैंने अपनी दुकान से पैसा लिया, पर अपनी ही दुकान से अगर मैं कोई माल ले लूंगा अपने घर के उपयोग के लिए, अगर मेरी किराना है, मैंने 10 किलो शक्कर, 10 किलो चावल, 10 किलो तेल ऑयल ले लिया, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा मेरा, तो हमने 10-10 पीस विड्रॉ करी, तो ऐसी कंडीशन पे क्या होगा, गुड्स ऑन ड्राइंग और क्रेडिट करके जैसे आप परचेस करोगे तो कंप्यूटर पूछेगा कि आपने अपनी दुकान से कौन कौन सा आइटम विड्रॉ किया। ऐसी कंडीशन पे हम आइटम की क्वांटिटी, आइटम का रेट, अमाउंट, सारी चीजें हमें मेंशन करना जरूरी है।
तो यहां पर ये जर्नल में बस यही है कि माल जल गया, चोरी हो गया, तो डेबिट, जो एक्सपेंसेस उसका नाम क्रेडिट हो जाएगा परचेस। अगर आप दान में दोगे या सैंपल में दोगे तो डेबिट हो जाएगा सैंपल, क्रेडिट हो जाएगा परचेस। अब या जैसे आप एंटर करोगे पूछेगा वो कि कितनी वैल्यू का माल था। इस तरीके से ये भी मैंने आपको क्लियर करा कि किस तरीके से आपकी परचेस की एंट्रीज होने वाली है, करते हैं हम। तो नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, आखिरी है, ये वाली चीजें हो गई। अगला आ जाता है आधा उधार आधा नगद खरीदने के पहले एक एंट्री और आती है, जैसे कि ये हो गई। अब ये थोड़ी एंट्री को समझना, ये एक यूनिक एंट्री है, जीवन में लाइफ में उपयोग में आ सकती है, क्योंकि यहाँ इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है इन दो वर्ड के ऊपर आपको समझाया गया। क्या होता है, जब भी हमारा माल आता है किसी प्लेस से, किसी दूसरी जगह से, जब भी हमारा माल आता है तो सिंपल सी बात है, कुछ ऐसा माल होता है जिसका हमें बीमा करवाना पड़ता है। अगर रास्ते में ट्रक खराब हो गया, डैमेज हो गया, उल्टा ट्रक पलटी खा गया या आग लग गई, कुछ भी लॉस हो गया तो बीमा कंपनी से जो हमारा टाई अप होता है उसकी भी तो हमको जर्नल एंट्री करना पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन पे इस जर्नल एंट्री को ध्यान से सुनिएगा। जब भी किसी वस्तु के जलने की जर्नल एंट्री, तो अभी मैंने आपको बताया कि भैया आपका एक ट्रक माल भर के आ रहा था, तो लॉस बाय फायर क्रेडिट हो जाएगा परचेस। मेरा 1 लाख रुपए का माल एक ट्रक में आ रहा था, किसी कारण से ट्रक में आग लग गई, तो मेरा 1 लाख रुपए का माल जल गया। मतलब ये हुआ कि ये मेरा लॉस हो गया, मैंने कंप्यूटर के स्टॉक को कम कर दिया। अब जर्नल एंट्री करने के बाद होगी सेकेंड एंट्री, ये हो गई। अब हुआ किसी भी वस्तु का अगर बीमा है तो उसकी क्लेम एंट्री क्या करोगे। अब क्या हुआ, मेरा 1 लाख रुपए का माल खराब हो गया, तो मैं अपने कंप्यूटर में जर्नल एंट्री करूंगा डेबिट इंश्योरेंस कंपनी। और जब आप यहाँ जाओगे तो इसे बोला जाता है करंट असेट्स, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मेरा इंश्योरेंस कंपनी वो एक करंट असेट्स है, और क्रेडिट हो जाएगा लॉस बाय बायर थेफ्ट, जो भी मेरा खर्चा हो जाएगा उसके नाम से लिख दूंगा। मतलब ये हुआ कि मैंने इंश्योरेंस कंपनी पर जो माल, जितने का माल जल गया या चोरी वो खराब हो गया, तो उतने की मैंने क्लेम कर दी। इसकी सेकेंड एंट्री, ये पहली एंट्री होती है, ये सेकेंड एंट्री भी मैंने आपके सामने करके दिखा दी। अब क्या हुआ, मैंने क्लेम कर दिया, ये क्लेम की एंट्री भी कर दी। अब क्या हुआ, थोड़े दिन बाद बैंक ने, फाइनेंस कंपनी ने मुझे पैसा दिया, तो किसी बीमा कंपनी के द्वारा पैसा प्राप्त होने पर क्या जर्नल एंट्री होगी, ध्यान से देखिए। मेरे को बीमा कंपनी ने एक चेक दिया कि सर ये आपका 80,000 रुपये का चेक है, मतलब 1 लाख रुपये का क्लेम किया था, जिसमें से 80,000 रुपया आ गया, 20,000 रुपया बोला कि नहीं मिलेगा, लॉस माना गया और क्रेडिट कर दिया 1 लाख। मतलब ये हुआ कि बीमा कंपनी ने 80% पैसा आपको दे दिया। तो ऐसी कंडीशन पे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं बैंक का नाम, क्रेडिट करते हैं इंश्योरेंस लॉस बाय फायर, और क्रेडिट हो जाएगा आपका इंश्योरेंस कंपनी। तो याद रखिएगा, जब भी अगर आपके पास ऐसा इंश्योरेंस की क्लेम की एंट्री आती है, तो ऐसी कंडीशन पर इस तरीके की हमारी जर्नल एंट्री को आप जरूर पढ़ें, जरूर समझें, क्योंकि ऐसी एंट्रियां बहुत कम लोग बताते हैं, बहुत कम चीजें आपको देखने को मिलती है। इसी क्रम में चलते हैं, सागर सेल्स के द्वारा 50,000 का कूलर खरीदा। अब ध्यान से सुनिएगा, आप वैसे तो ये एंट्री बहुत सिंपल है, पर क्या होता है, हमें आधा उधार आधा नगद खरीदना रहता है। ऐसी कंडीशन पे हम ये एंट्री भी कर सकते हैं। जैसे सागर सेल्स से अगर हमने 50,000 का कूलर खरीदा, उसे 20,000 रुपया नगद, 20,000 रुपये का चेक और बाकी देना बाकी। क्या हुआ, हमने सागर सेल्स से 50,000 रुपये का कूलर तो खरीद लिया, मेरे घर कूलर आ गया, मैंने उसको क्या करा, 20,000 रुपया नगद दे दिया कि भैया ये पकड़ो नगद पैसा आप अपने रखो। फिर सामने वाले ने बोला बाकी का क्या होगा, तो मैंने उसको क्या करा, 20,000 रुपये का एक चेक भी दे दिया कि भैया 20,000 रुपये का चेक ले, 2 दिन 4 दिन बाद आपका चेक में से पैसा विड्रॉ कर लिया। और अभी सागर से लेना कितना, देना कितना मुझे बाकी है, ये मेरा उधार है। मतलब ये हुआ कि मैंने सामने वाले से कूलर तो खरीद के ले आया, एक 20,000 का चेक दे दिया और एक 20,000 रुपया नगद दे दिया, और 10,000 रुपया मुझे देना बाकी है। इसको बोलते हैं हम लोग आधा उधार आधा नगद।
नेक्स्ट एंट्री में चलते, मयूर सेल्स को 60,000 रुपए में वही कूलर जो मैंने खरीदा था 50 में, ये देखिए खरीदा था 50 में, 60,000 रुपए में बेच दिया। उसने भी क्या बोला कि सर 20,000 में नगद दूंगा, मैंने कहा ठीक है। बोले 20,000 रुपये का चेक दूंगा, वो भी ठीक है। और बोले 20,000 रुपया सर आपको बाद में दे दूंगा, मैं मान गया, मैंने कहा चलो ठीक है, पैसा तो आएगा। तो ऐसी कंडीशन पे देखो डेबिट हो गया मेरे पास, 20,000 रुपया नगद आ गया, 20,000 का चेक आ गया और 20,000 रुपया अभी उससे लेना बाकी है, तो क्रेडिट हो गया कूलर। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ इतना हुआ कि यहाँ पर नाम जो सागर लिखा है, यहाँ पर नाम आ जाएगा मयूर का। हमने यहां तो मयूर लिख दिया बट यहां पर मयूर लिखना रह गया। तो इसी कंडीशन पे समझ लीजिएगा कि हमने सागर सेल्स से कूलर खरीदा था, उसे 10 बाकी है, बट मैंने यहां पर मयूर को माल बेचा तो यहां मयूर सेल्स का नाम आ गया। मतलब अब यहां पर मुझे सागर को देना है और यहां मयूर से ये 20,000 रुपया लेना है। ये मेरा नगद हो गया, ये मेरा चेक हो गया और ये मेरा हो गया अभी भी उधार। इस तरीके से ये मेरे कूलर की भी एंट्री